So ax is your height of object, ax, and mn is height of image. So ax, it is measured above the principal axis. This is your principal axis है ना, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर जिस पे आता है. तो प्रिंसिपल एक्सिस की जब ऊपर जाते हैं, मेजर करते हैं, तो ये पॉजिटिव होता है, मींस एक्स इज पॉजिटिव. एंड हाइट इस केस में क्या है, नीचे की तरफ है, तो जो नीचे होता है वो नेगेटिव मेजरमेंट में आता है. ओके, these are the basic rules regarding this. These are given in page number 169 10.2.4 पे. Okay, so how we figure out the magnification? कोई भी चीज कितना मैग्निफाइड है, तो हम क्या करते हैं, इमेज का जो हाइट है, इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट, बस ये कर लेते हैं. और इससे हमको पता चलता है कि एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट है वो मैग्निफाइड है या नहीं. देखो, तो एक रिलेशन है, इन्होंने अगर इसको मतलब इस केस में क्या हो जाएगा, mn और ax, तो mn डिवाइडेड बाई ax. और अगर इसको हम h डैश पकड़ते हैं और इसको h पकड़ते हैं, तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. और एक और रिलेशन आता है v और u के टर्म्स में, मतलब इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म्स में अगर हम देखें, तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस ऑफ इमेज ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाई u. सो दीज ऑल आर द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. कि ऑब्जेक्ट कितना मैग्निफाई हुआ है आपका, कि ये दोनों रिलेशन एक्चुअल में इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट के बेस पर होता है. लेकिन एक रिलेशन हमारे पास ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस के ऊपर भी है, वो ये. सो दिस इज योर मिरर फॉर्मूला एंड दीज आर द रिलेशंस बेस्ड ऑन मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज. सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ओके, so now this is over. So now the new topic is refraction. क्या है, refraction of light. So as I have already told you, I gave the example. What actually happens in refraction? जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो वो क्या होती है, बेंड हो जाती है. बेंड होने का सबसे बेसिक रीजन इसका क्या है, लाइट बेंड होगी. क्यों बेंड होगी, मतलब उसने अपना रास्ता छोड़ दिया. नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, लाइट हमेशा सीधे रास्ते में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट ट्रेवल करती है. मीडियम में भी वो स्ट्रेट ही ट्रेवल करेगी. ऐसा नहीं है कि अगर उसने टेढ़ा किया तो ऐसे 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 सांप के जैसे जा रही है. अगर वो मीडियम में गई ऐसे जा रही है और अचानक कोई मीडियम आ गया उसमें थोड़ा सा टेढ़ेगी, तो ऐसे टेढ़ा होकर के सीधा लेकर जाएगी, सीधा ही, अंटिल अनलेस उसको दूसरा कोई और मीडियम मिलेगा. पर ऐसा क्यों, कि वो दूसरा मीडियम में जाते ही अपना रास्ता बदल देती है. ऐसा क्यों, इसके पीछे जो रीजन है, अब तुम देखो, मान के चलो मैं बहुत तेज भाग रहा हूं, मैं हवा में भाग रहा हूं, एटमॉस्फेयर तेज भाग रहा हूं. पानी में मैं उतना तेज भागूंगा क्या, नहीं. कीचड़ हो गया, कीचड़ में मैं क्या उतना तेज भागूंगा, नहीं भागूंगा. तेल है, तेल में क्या तेज होगी. तो जैसे ही देखो, ये भी मीडियम है. अगर मैं हवा में भाग रहा हूं, भागते भागते क्या होगा, पानी आ गया तो मेरे स्पीड स्लो हो जाएगा. पानी के आगे कीचड़ आ गया, मैं बहुत मुश्किल से मूव कर पाऊंगा, है ना. तो क्या होता है, अगर मैं भाग रहा हूं तो मेरा स्पीड कम हो गया. उसी प्रकार लाइट भी जब ट्रेवल कर रही है तो क्या हो गया, तो लाइट भाग रही है ना, आगे जा रही है, बढ़ रही है, मतलब मूव कर रही है. लाइट जब मूव करते करते क्या होता है, उसको कोई दूसरा मीडियम मिलता है
तो वो उसका जो स्पीड है, उसका जो वेलोसिटी है, एक्चुअल में वेलोसिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है, वेलोसिटी घट जाती है, और वेलोसिटी डिक्रीज होने के कारण हम देखते हैं रिफ्रैक्शन। ओके, तो ये है बेसिकली व्हाट एक्चुअली हैपेंस, वेलोसिटी of light changes when it moves in different medium. यही केस होता है रिफ्रैक्शन वगैरह, जिसमें पानी है, इधर पेंसिल है और पेंसिल आपको यहां दिखती है। ऐसा क्यों? क्योंकि लाइट का डायरेक्शन ही चेंज हो जाता है। ओके, लाइट जब तक हवा में थी तब तक तो आपको पेंसिल, यहाँ पानी है, इधर और कोई लिक्विड होगा और फिर से चेंज हो जाएगा। ये सब होता है रिफ्रैक्शन के कारण। और रिफ्रैक्शन वेव की प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है? अभी तक जो हम रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे, रे ऑप्टिक्स में हम मान के चलते कि लाइट पार्टिकल है। अब जो रिफ्रैक्शन बता रहे हैं, तो रिफ्रैक्शन बताने के लिए हम मान के चलते कि लाइट जो है वेव है, और वेव को भी हम रे ऑप्टिक्स के थ्रू ही देखेंगे। वेव को एक रे की बीम, एक रे बनाएंगे और रे के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये बेसिकली होता है कि रिफ्रैक्शन में होता क्या है। अब देखो, ये सब एग्जांपल्स थे आपके कि पेंसिल को अगर हमने डाल दिया, कहां तक डाला, तो ये बेसिकली आपने ऑब्जर्व पहले भी किया होगा कि आप पानी पीते हैं, पानी पीने के बाद अगर देखो अपना हाथ नॉर्मल देखो और पानी डाल दो गिलास में, उसके पीछे देखो, क्योंकि लाइट चेंज होता है, लाइट की स्पीड चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होने के बाद आपका हाथ अलग सा दिखता है, बड़ा दिखेगा, कभी मैग्नीफाइड दिखेगा, कभी अलग दिखेगा, डिस्टॉर्टेड व्यू भी आ सकता है, डिपेंडिंग कि आपका मटेरियल क्या है ग्लास का भी, है ना। क्योंकि पानी क्या कर रही है, देखो हवा से ग्लास में आ रही है, ग्लास से फिर पानी में जा रही है, फिर पानी से निकलते समय ग्लास में जा रही है, फिर ग्लास से निकल के हवा में आ रही है। इतना सारा वो डिफरेंट मीडिया के थ्रू जाता है, तो इसके कारण क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्शन फिनोमेना होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होने के कारण, और इसके कारण हमको अलग अलग चीजें मिलती है। तो अब हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव, नहीं अभी आपका टॉपिक क्या है, रिफ्रैक्शन में, हाँ अभी हम देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेगुलर ग्लास स्लैब। अभी आप ग्लास स्लैब क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ग्लास, ट्रांसपेरेंट, जो आपका कांच होता है, जो विंडो में का जो कांच होता है, उसका एक रेक्टेंगुलर पीस, माचिस का डिब्बा, इतना बड़ा माचिस का डिब्बा जितना बड़ा, तो क्यूबॉइड शेप का होगा। अगर आप उसको ऊपर से देखेंगे तो आपको एक रेक्टेंगल दिखेगा, साइड से देखेंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, इसका एक साइड, ये होता है कांच। इसका एक एक्सपेरिमेंट भी है आपको सिलेबस में कि आप तो एक लाइन बनाएंगे, अभी देखो होता क्या है, यही एक्सपेरिमेंट आप करोगे जब आपको करना हो। सॉरी, यहाँ भी बना सकता मैं, देखो यहाँ पे मैंने लाइन बनाई, मतलब ऐसे में होता है ऐसे ही। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिकल में करोगे तो आपको पता चलेगा, जब आप डायग्राम बना लोगे, रे डायग्राम, तब आपको दिखेगा कि आपने ऐसे बनाया कुछ। ये है नॉर्मल, ये क्या है, इसको एन है, नॉर्मल है, ये एंगल है थीटा, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो नॉर्मल है, ये बड़ा बना देता हूं, तो यहां से क्या होगा, लाइट ऐसे ट्रेवल करेगी, उसको जाना कैसे चाहिए था, देखो ये ऐसा लाइट है तो ऐसे जाना चाहिए था, पर वो ऐसा ना जाकर के क्या होगा, यहाँ पे रास्ता अपना भटक जाएगी। और थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, छोटे में समझिएगा नहीं। ओके, ऐसा है, ये है नॉर्मल, ये हुआ, लाइट को जाना ऐसे चाहिए था, है, पर जाएगी नहीं, वो क्या करेगी, ऐसे हो जाएगी, वो यहां से ना जाकर के यहां मुड़ जाएगी। ये होता है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। थीटा क्या है, थीटा को बोलो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलो। अब क्या होगा, लाइट जाएगी सीधे ऐसे, यहां बनेगा नॉर्मल, फिर से एक है नॉर्मल। अब ये यहां पे हो गया इधर का एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहां से क्या हो जाएगा, फिर निकलेगा लाइट तुम्हारा रिफ्रैक्ट होके।
ये है नॉर्मल, और यहां से लाइट निकला तुम्हारा बाहर, फिर से रिफ्लेक्ट होके। अब आप देखोगे ये जो लाइन होगा और ये जो लाइन होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे। क्या होंगे? पैरेलल। इसका डायग्राम बनाने में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, लाइन टेढ़ी टेढ़ी गई है, लेकिन असली में होता है ऐसे ही है। ये जो लाइन है इसको एक्सटेंड कर दो, और ये जो लाइन निकली हुई यहाँ से इमरजेंट है, इसको बोलते हैं इमरजेंट रे। ये जो इमरजेंट रे यहाँ से निकली है, इन दोनों को आप देखोगे तो पैरेलल होंगे। ओके, चाहे आप यहाँ से इसको पीछे खींच के देखो, ये और ये लाइन और ये लाइन दोनों सेम ही है, पैरेलल होगा। ठीक है, मतलब एक ही है इसका। आपके डायग्राम में भी देख लो, ये जो आपका डायग्राम है पेज नंबर 173 में, ये जो डायग्राम है आपका, ओके, इस डायग्राम में पेज नंबर 173 में आप देख रहे हो जो डॉटेड लाइन है और ये जो लाइन यहां से निकल रहा है GH, है ना, LP और GH, ये जो है दोनों पैरेलल जाएंगे। व्हाट डज दिस शो? दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ। यहाँ पर भी देखो, ऐसा नहीं कि लाइट अपने मन से ट्रेवल, एक बार यहाँ चेंज होगा वो स्ट्रेट ही जाएगा, फिर यहाँ पे जाकर के जैसी, तो ये होता है इंटरफेस। इसको क्या बोलते हैं? इंटरफेस। इंटरफेस मतलब जहां पे दो मीडियम आकर के मिल रहा है, वो इंटरफेस है, इसको इंटरफेस बोलते हैं। ओके, तो ऐसा क्यों होता है? होता क्या है, जैसे ही लाइट यहाँ पे देखो, लाइट की स्पीड यहाँ पे अलग होगी, पर जैसे ही यहाँ पे घुसता है, जैसे ये इंटरफेस, एक ये इंटरफेस है, ये एयर और ग्लास का, जैसे इस मीडियम में एंटर करता है ग्लास, होता क्या है, स्पीड चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पे स्पीड अलग थी, यहाँ पे घुसते ही अलग स्पीड चेंज होने के कारण इसका डायरेक्शन चेंज होता है। तो यहाँ पे जैसे ही पहुंचेगा, इस इंटरफेस से जैसे निकलने वाला होता क्या है, यहाँ पे मीडियम अलग है, इसको वापस से फ्रीडम मिल गया, इसका डेंसिटी जाता था, इसका डेंसिटी कम है, ऑप्टिकल डेंसिटी की बात कर रहा हूं बस, और यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज होने के कारण क्या होता है, ये अपना पाथ चेंज करता है। कौन? लाइट। अब होता क्या है, डेंसिटी जो मैंने बोला, दो प्रकार की डेंसिटी है, एक है ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब लाइट के हिसाब से कौन सी डेंसिटी है, जो डेंसिटी लाइट को लगता है वो डेंसिटी। एक होता है डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो वो जो डेंसिटी है वो मास के रिस्पेक्ट में होता है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो लाइट के पाथ के हिसाब से है। जरूरी नहीं है किसी चीज का मास ज्यादा है तो उसका ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा होगा। एग्जांपल वाटर और ऑयल, ऑयल का ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है जबकि उसका मास डेंसिटी जो है वो कम है, पर वाटर का क्या है, मास डेंसिटी ज्यादा है, ऑप्टिकल डेंसिटी कम है। ओके, so these are two different things, should not get confused with that thing. So तो ये सब बेसिक्स था आपका रिफ्रैक्शन का। अब हम आते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो ये जो है थोड़ा विजुअलाइजेशन का चीज है, ये ऐसे मैं बोर्ड पे बना के तो विजुअलाइज नहीं करा सकता, आपको बुक के साथ रेफर करते हुए चलना है। जो जो मैं बता रहा हूं आप बुक्स में पढ़ो, उसको समझो, और यहां से आप अपना डाउट आता है तो देखते हुए चलते चलो। अभी देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पहला लॉ क्या है, सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड द नॉर्मल ऑल लाइन ऑन सेम प्लेन। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसमें रिफ्लेक्शन था, इसमें रिफ्लेक्शन, और जो तीसरा है नॉर्मल, ऑल लाइन ऑन दी सेम प्लेन। ठीक है, दूसरा जो रेशियो है साइन आई बाई साइन आर, ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, देखो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तब पता चलेगा। साइन आई क्या होता है, साइन, ये फंक्शन है। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये क्या देता है हमेशा आपको, कांस्टेंट। इट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हर एक मीडियम के लिए फिक्स्ड होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कांच के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अलग है और दूसरे कांच के लिए अलग है। अगर कांच सेम मटेरियल का है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा सेम रहेगा, साइन आई बाई साइन आर।
का वैल्यू फिक्स्ड ही आएगा। तो हर एक मटेरियल का जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है ट्रांसपेरेंट, उसका ये जो वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होता, इट इज अ कांस्टेंट। ओके, सो दीज आर द टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं। एक्चुअली में देखो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करो, इसको शॉर्टकट में हम लोग ऐसे भी लिखते हैं आर, ठीक है। एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, जैसा कि मैं बताया, नॉर्मली उसको डिफाइन किया जाता है रेशियो ऑफ साइन आई बाय साइन आर। ये अभी आपको समझ में आ नहीं रहा होगा, ये ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट जब आप मैथ में ट्रिग्नोमेट्री 10th में आपको पढ़ लोगे तो आपको समझ में आएगा साइन आई बाय साइन आर होता क्या है। एक्चुअली साइन एक फंक्शन है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का, ठीक है। ये अभी डिटेल में है नहीं, आपको है भी नहीं, मैं बताऊंगा आपको समझ में भी नहीं आएगा, आप स्किप ही करोगे कोई फायदा नहीं। ये सीनियरिटी में आपको मिलेगा हाउ वी डिराइव दिस थिंग। दिस सेम थिंग यू विल स्टडी इन 10th, the same thing is in 12th, the same thing if you pursue physics in higher courses in MSc, BSc, you will study everywhere this same thing, but the concept varies, how you derive that thing varies. Okay, so variety is there, concept remains the same. Okay, so एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या होगा, कोई चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां से कोई वैल्यू आ गया मान लो x, ठीक है। अब उसको मैं ऐसा चीज में बता रहा हूं आपको कि समझ में आए। अब समझ में कैसे आएगा, वेलोसिटी चेंज होती है, मैंने बताया कोई भी मटेरियल के अंदर जब लाइट घुसता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, तो यही x का वैल्यू मिलेगा आपको। कैसे देखो, लाइट का वेलोसिटी होता है वैक्यूम में, नॉर्मली आप मानते हो उसको हम नॉर्मली c बोल देते हैं, और उसी चीज का वेलोसिटी होगा कोई मटेरियल, जैसे वाटर ले लो, इसको नॉर्मली वैक्यूम में नहीं लेते हैं, वैक्यूम और एयर का नॉर्मली हम सेम पकड़ के चलते हैं। एक्चुअली होता तो वैक्यूम का ही रेफरेंस पॉइंट, लेकिन हम एयर में ले लेते हैं। एयर का भी एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे एक पर्टिकुलर डेंसिटी होता है एयर का, उसके हिसाब से लिया जाता है, ठीक है। तो ये मान के चलो आपका कुछ है, वेलोसिटी है v, तो जो आपका x है ये, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ एयर c डिवाइडेड बाय जो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर है v। तो ऐसे इस जो लाइट का जो स्पीड है एयर में डिवाइडेड बाय लाइट का स्पीड जिस मीडियम में वो जा रहा है, ये सब जब डिवाइड करोगे तो कुछ वैल्यू आता है, जैसे 1.08, 2.3, ऐसा कुछ वैल्यू आता है, और यही वैल्यू आपके बन जाते हैं क्या, इन्हीं को बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका टेबल भी दिया होगा कुछ, जैसे कि आपको टेबल 10.3 में दिया होगा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.0003, आइस का 1.31, वैसे डायमंड का देखो 2.4, बेंजीन का 1.5, तो ऐसे कुछ वैल्यू आता है, और वो वैल्यू हमेशा फिक्स रहता है। एक्चुअल में क्या होता है, अगर आपको ये समझा तो असली में क्या होता है, वेलोसिटी के टर्म्स में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, और उसको डिवाइड करोगे एक वैल्यू मिलेगा, ऐसे समझा जाता है। ओके, तो ये था आपका एक्चुअल में हाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्क्स, व्हाट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज। ओके, सब आपको बताया जाता है कि दो मीडियम है, उसके बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। ओके, जैसे आपका वही ग्लास स्लैब का एक एग्जांपल है, मान के चलो ये ग्लास स्लैब है, ये नॉर्मल है, यहाँ से एंगल आया, लाइट आई और ये चेंज हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, यही है, बस इतना ही है, ठीक है। ओके, सो स्पीड इन मीडियम 1 एंड v2 विद द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो देखो मीडियम 1 है
ठीक है, और ये है मीडियम 2। तो मीडियम 1 में लाइट की स्पीड है v1 और मीडियम 2 में लाइट की स्पीड है v2। तो अब अगर बताया जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, क्या आपको निकाला है, यही है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज गिवन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to refractive index of medium 1। इसी को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, आपके क्या RN21, ओके, N21। अब ये कैसे डिनोट करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो 2 और 1 के रिस्पेक्ट में आपको बताने के लिए जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया उसी के बेस पर हम देखते हैं। देखो ये N21 हो गया। अभी नॉर्मली आप देख लो, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, मतलब 2 ऊपर रहेगा 1 नीचे रहेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, मीडियम 2 का वेलोसिटी कितना है, v2 है। और मैंने जैसे बताया एयर का नॉर्मल लेकर के चलते हैं, एयर का ले लो c डिवाइडेड बाय v2 होल डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब मीडियम 1 में क्या होगा, c डिवाइडेड बाय वेलोसिटी उसका क्या है, मीडियम 1 में v1। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ri ऑफ मीडियम 2 और ये है ri ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ओके, अब इसी को मैं यहां लिख देता हूं, c डिवाइडेड बाय v2 होल डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये एक का वैल्यू है, ये हो गया डिवाइडेड बाय है ना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट मतलब एक का रिस्पेक्ट टू दूसरा, तो ये हो गया एक वैल्यू डिवाइडेड बाय रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 c बाय p1। क्लियर? ये देखो जब ऐसा होता है a बाय b डिवाइडेड बाय c बाय d, तो a बाय b इंटू d बाय c हो जाएगा। अब ये c कैंसिल, इसलिए v1 by v2। so refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is equal to v1 by v2। this is how this thing is expressed। so here equation 10.5 of your refractive index, page number 174, this equation is 10.5 of your textbook, okay, equation number 10.5। this is how actually it is derived, okay, this is the way it is derived। पर वो बीच में आपका स्किप किया हुआ है, आप कंफ्यूज होंगे, तो मैंने डिराइव कर दिया। इसी को उल्टा कर दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा v2 by v1। कैसे, ऊपर में क्या जाएगा c by v1, नीचे में आएगा c by v2 ना, समझे? क्या हो जाएगा c by v1 डिवाइडेड बाय c by v2 is equal to c by v1 into v2 by c कट के v2 by v1 आ जाएगा। तो ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ये उल्टा है इसका इसका, ओके, यही आपका इक्वेशन नंबर 10.6 है। सो ये आपको मिल गया। जो आपको भी मैंने बताया वो देखो इन्होंने लास्ट में लिखा है इक्वेशन नंबर 10.7, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफाइन किया जाता है, स्पीड ऑफ लाइट इन air divided by speed of light in that particular medium, okay। so this is how your refractive index works, or what refractive index is। so now we come to page number 176, refraction by spherical mirrors, okay। So this is topic number 10.3.3। refraction by spherical
लेंसेस। जैसा मैंने बताया था स्फेरिकल मिरर नाम है, क्यों? क्योंकि एक वो बड़े से स्फीयर, इमेजिनरी स्फीयर उसका पार्ट रहता है, मैंने शुरू में बताया था। उसी प्रकार स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, सॉरी स्फेरिकल लेंसेस क्या होता है? देखो जो लेंस है उसी को कट किया जाता है। जैसे अगर ये मानो एक पीस है और एक मानो ये पीस है, दोनों पहले वो क्या था, मिरर के केस में हॉलो था, ये खाली था। अब ये क्या पूरा कांच का बना हुआ है, प्रॉपर पूरा कांच है, मतलब भारी होगा कांच का, अंदर में पूरा कांच बना हुआ है। अब देखो अगर आपको कॉन्वेक्स लेंस बनाना है, बाई चांस आपको कॉन्वेक्स लेंस बनाना है, तो आप क्या करोगे? ये एक पार्ट जोड़ दोगे, और कॉन्वेक्स बनाना है तो इसको इस प्रकार कट करते हैं। तो देखो डस्टर, so you erase this and this part. So what happens if you join both? You will get this and you get this. Both are here. This is your convex lens and this is your concave. Why? Because both sides are cave like structure. Okay, so this is concave, this is convex. Okay, so that's why, because these both are also part of a spherical, some sphere, glass sphere. That's why their name is spherical lenses. This is your convex lens, this is your concave lens. Okay, so what more are there? See, concave और convex lens के बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, फिर प्रॉपर्टीज में देखेंगे। अभी देखो कोई convex, इसमें एक्सिस, इस लाइन को, ये जो लाइन होती है इससे सेंटर से पास करती है, इसको बोलते हैं ऑप्टिक एक्सिस। ओके, देखो इसमें होगा एक ओरिजिन ओ, ठीक है। मानो कि इसके लिए भी वही रूल्स रहते हैं, जैसे रे डायग्राम्स के लिए रूल थे ना, तो वैसे इसके लिए भी रूल रहते हैं। कोई भी रे सिंगल आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। मैं वापस से नहीं लिखवाऊंगा, मैं बस एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि पहले भी वही लिखवाया है। जो भी रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस से, वो क्या जाएगी, इनका फोकस होता है। एक होता है प्रिंसिपल फोकस, एक होता है दूसरा नॉर्मल एक फोकस। तो दो प्रकार के, एक प्रिंसिपल फोकस होता है, इनमें दो फोकस क्या होता है। एक होता है जहां पे लाइट एक्चुअली कन्वर्ज होती है, क्योंकि देखो लाइट इधर से लेंगे तो इधर कन्वर्ज होगा, इधर से लेंगे तो इधर कन्वर्ज होगा। कन्वर्ज का मतलब क्या है, एक F1 होता है, एक F2 होता है। तो अब देखो अगर मैं यहाँ से एक रे मानता हूँ बाई चांस, इस तरफ से कन्वेंशनल हम यही लेते हैं कि लेफ्ट साइड से रे आती है, तो क्या होगा, ये फोकस से जाएगा ऐसे। ओके, दिस इज वन रूल, मींस कोई भी रे, एनी रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, एंड फॉल्स ऑन द ऑप्टिक एक्सिस, गोस थ्रू द फोकस, प्रिंसिपल फोकस, जहां से क्रॉस करेगी उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। दूसरा, कोई रे अगर ऑप्टिक एक्सिस से जाती है तो वो ऐसे ही रहेगा। जो ऑप्टिक एक्सिस से गई वो हमेशा ऑप्टिक एक्सिस से ही पास हो जाएगी, मतलब वो वापस कहीं बेंड वगैरह नहीं होगी। जो ऑप्टिक एक्सिस से गई वो ऑप्टिक एक्सिस से जाएगी। ये सारे रूल्स आपको पेज नंबर 179 पे मिलेगा। पेज नंबर 179 पे आप देखिएगा तो आपको मिलेगा। फिर एक जो रूल है सेम, अगर कोई रे फोकस से पास होता है तो क्या होगा, देखो एक फोकस क्या है, अगर मैं यहां से, अब इसको मैं मिटा देता हूं एक पल के लिए, अगर कोई रे फोकस से पास होती है तो ऑप्टिक एक्सिस पे जाकर के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, जिससे
प्रिंसिपल एक्सिस से, यहां से आया फोकस से, पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से। तो ये हो गया, एक हो गया कि जो रे पैरेलल आएगी वो फोकस से जाएगी, दूसरी रे जो है आपकी जो ऑप्टिक एक्सिस से पास होगी वो ऑप्टिक एक्सिस से ही जाएगी, और जो तीसरा है अगर कोई फोकस से पास होकर के जाता है तो ऑप्टिक एक्सिस से क्रॉस करने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। तो ये तीन रूल्स जो है आपके, तो तीनों के तीनों दिए हुए पेज नंबर 179 और 180 पे। तो ये तीन है इमेज फॉर्मेशन, और जो फॉर्मेशन के लिए जो भी रूल्स रखते हैं आपके लेंसेज के, स्फेरिकल लेंसेज के, वो है ये। तो वैसा ही जैसा यहाँ पर इसका है, अब हम देखेंगे कि इसका जो फोकस पे कैसे, इमेज कैसे फॉर्म होता है। देखो इसका फोकस कैसे फिगर आउट करता है। कोई भी मिरर ले लीजिए या लेंस ले लीजिए, उसका जहां पर भी रेस सारे आकर के टकरा करके फोकस पे जाएगा, वो होता है आपका, जिस पॉइंट पे टकराता है यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पे, वो होता है आपका फोकस। तो इस केस में पहला कोई लाइन मैंने बनाया था ये, ठीक है, यहां से गया, वेट इंक खत्म है इसका। So again, I will be drawing the diagrams. See, this is your optic axis, principal axis. This is O. This is one focus 1, focus 2. Now what happens? पैरेलल रे आती है तो कहां से जाएगी? फोकस से, मान के चलो ये फोकस, ठीक है, फोकस से जाएगी। एक और पैरेलल रे आती है, वो क्या करेगी? फोकस से जाएगी। जितने भी पैरेलल रे आएंगे वो क्या करेंगे? फोकस से ही जाएंगे। तो ये आपका फोकस होता है, जिससे ये जिस फोकस से आपका सारा रेस लगता है कि कन्वर्ज हो रहा है, तो वो होता है आपका प्रिंसिपल फोकस। इसलिए ये असली में लाइट को कन्वर्ट करा रहा है। क्या करता है? लाइट यहां से आ रही है, यहां जा रही है, ठीक है। तो इसको इसलिए क्योंकि ये लाइट कन्वर्ट करवाता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। और अगर आप इसका केस लेते हैं, ये हो गया O, देखिए आप यहां से रियल आते हैं, यहां से आते ही क्या होगा पता है? ये ऐसे मुड़ जाएगा, यहां आया और यहां से मुड़ जाएगा। कभी भी मीट नहीं होता है, तो हम इसको क्या करते हैं? पीछे की तरफ खींच देते हैं, और ऐसा पॉइंट जहां पर ये मीट होता है, इस तरफ इसलिए क्योंकि अगर राइट यहां से आया तो इधर खींचेंगे तो इधर मीट कर दे, तो एक्चुअल में मीट होता नहीं है, पर हमको क्या करते हैं? हम समझने के लिए मीट हो रहा है, हमारी आंख ऐसे डिपेक्ट करती है और इससे हम इमेज फॉर्म करते हैं। तो ये जो कॉन्केव है इसका इस प्रकार से इमेज बनता है, और ऐसे पीछे लाने के बाद हम फोकस पे लाते हैं। एक्चुअल में इसमें कभी भी लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, लाइंस नहीं, सॉरी, रे नेवर इंटरसेक्ट। और देख रहे हो लाइट आते ही भटका देती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। और इसको लाइट मिला रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्ज मतलब एक जगह पे मिलाना, तो इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। ओके, दीज आर योर बेसिक डायग्राम्स प्रेजेंट ऑन पेज नंबर 176। ओके, इसलिए ये जहां पर एकदम शार्प इमेज बनाता है, यहाँ पे आप सूरज में जाकर के धूप के नीचे अगर इस पे कागज रख देते हैं, जहां पर एकदम पॉइंट फोकस बनता है, वहां पे आपको दिखेगा, छेद होना शुरू करेगा और जलने लगेगा वो। ओके, सो अगर बेसिकली बताऊं तो जो आपका कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस
इनके बारे में बताओ, कॉन्वेक्स और कॉन्केव के बारे में। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्जिंग लेंस है। कौन से लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस। ये क्या है, डाइवर्जिंग, क्योंकि ये डाइवर्ज करवाने की कोशिश करता है, डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। रेज एक्चुअली मीट, ठीक है, रेज नेवर मीट, ठीक है। ये होता है आपका इमेज। देखो रेज मीट कर रहे तो इमेज फॉर्म इज रियल, इमेज फॉर्म इज वर्चुअल, रियल इमेज नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऐसे। अब एक और चीज मैं बताता हूं आपको कभी भी दिक्कत ना हो उससे। देखो इधर होता है कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया, ये अलग है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर इज इक्वल टू कॉन्केव लेंस एंड कॉन्केव मिरर। देखो कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंस, ठीक है, दोनों का प्रॉपर्टी है। कॉन्केव मिरर इज इक्वल टू कॉन्वेक्स लेंस, ऐसी होती है प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स मिरर की होगी वो कॉन्केव लेंस की होगी, और जो कॉन्केव मिरर की होगी वो कॉन्वेक्स लेंस की होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका प्रॉपर्टीज होता है। तो रे डायग्राम्स में हमेशा आपको याद रखने की चीज नहीं है, आपके पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट है, आपको रेज डायग्राम की, आपको फॉर्मेशन की, आपको रूल्स पता है, प्रोसीजर पता है, तो आप बना लोगे। तो वही इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेस यूजिंग रे डायग्राम में आपका सेम है, प्रॉपर्टीज आपको यूज करना है, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन से आप बनाओगे तो आपके पूरे डायग्राम्स बन जाएंगे। तो साइन कन्वेंशन जो है आपका वही रहता है कि जो आपने इसके लिए यूज किया था वही साइन कन्वेंशन आपका लेंसेस के लिए होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लेजर डायग्राम बना देता हूं, यहाँ पर एक एफ, दूसरा एफ, यहाँ है ऑब्जेक्ट, यहाँ से लाइट आया, ये लाइट गया ऐसे, ठीक है, फोकस से लाइट, जो भी यहाँ पे इमेज बनेगा, ठीक है। तो देखो जो लेफ्ट में होगा, यहां से लाइट आ रही है ना, जो भी ऑब्जेक्ट लेफ्ट में होगा, लेफ्ट से लाइट आ रही है, तो हम अगर इसके लेफ्ट में जाते तो ये माइनस में लेते हैं, और इस तरफ जाते तो ये पॉजिटिव में लेते हैं, नेगेटिव में। मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको पता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस आपका सेम, इस तरफ अगर आप जा रहे हो तो ये माइनस होता है, माइनस एक्स, ये प्लस एक्स, ये प्लस वाई, ये माइनस वाई, सेम। इस तरफ अगर आप मेजर कर रहे हो कोई चीज, आपको हमेशा याद रखना है ओ से मेजर करना होता है कोई भी चीज। तो अगर आपको ये ऑब्जेक्ट है यहां से इतना दूर, तो आप इतना दूर स्केल से मेजर करोगे तो जो भी लेंथ होगी वो यहां से यहां जा रहे हो लेफ्ट में तो माइनस, इधर से यहां जा रहे हो, ऑब्जेक्ट यहाँ पे इमेज है आपका भाई ओ पी, ये आपका क्यू, ये ए और ये ए डैश, तो ओ क्यू क्यों लेफ्ट में है, सो नेगेटिव, जो भी डिस्टेंस आएगा नेगेटिव में होगा। जैसे मान के चलो 10 सेंटीमीटर दूर, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस 10 सेंटीमीटर। मतलब यू का वैल्यू, यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। इधर क्या है, वी क्या है, ओ पी, मान के चलो है 15, तो प्लस में रहेगा 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू वी, और ये क्या है, यू हो जाएगा। तो यू जो है आपका इस केस में क्या होगा, माइनस। नॉर्मली यू हमेशा माइनस ही रहता है, क्योंकि हम हमेशा लेफ्ट में पकड़ते हैं, कन्वेंशन है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में आएगा, ये हमारा कन्वेंशन हमेशा रहता है रे डायग्राम बनाते समय। अब हाइट ऊपर प्लस, नीचे माइनस, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जो क्यू ए पॉजिटिव वैल्यू होगा, पी ए डैश क्या है, ये ओरिजिन है आपका,
इसके रिस्पेक्ट में क्या है, माइनस वाई साइन, माइनस वाई एक्सिस पे, तो नेगेटिव, सो नेगेटिव। ओके, सो दीज आर द बेसिक कन्वेंशंस यूज्ड इन lenses. Now I will show you the formula is that फॉर्मूला का एक्चुअल डेरिवेशन भी आप अगर देखना चाहते हैं तो आपको नेट पे मिल जाएगा, मैं बता भी सकता हूँ, पर वो बहुत लंबा है, करीब कम से कम उसको आधा घंटा जाएगा, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपका जो नॉर्मल जो मिरर फॉर्मूला है उसी के रिलेशन में आपका लेंस फॉर्मूला होता है। और लेंस फॉर्मूला क्या है, जो आपका लेंस फॉर्मूला है इसमें भी क्या होता है, अगर u इक्वल टू ऑब्जेक्ट हाइट है, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, सो द लेंस फॉर्मूला टेल्स यू रिलेशन है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू 1/f। और मैग्निफिकेशन का सेम जो कंसेप्ट है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट, बस इन दोनों को कर दिया, इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन। ओके, और अगर ये सेम हम देखें लेंस फॉर्मूला के थ्रू तो ये होता है, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के थ्रू देखें तो v/u, मिरर के केस में था माइनस v/u, इसके केस में v/u। ओके, सो दिस इज योर मैग्निफिकेशन। ओके, दिस इज व्हाट, सॉरी यहां पे नहीं आएगा ये, सॉरी ये यहां आएगा v/u, सो दिस इज magnification. Okay, how much magnified your image is, to represent that we use that. Okay, this formula. And another thing is there, the last topic is there, power of the lens. ठीक है, so last topic of this chapter is इसका 10.3.8। ओके, सो पावर ऑफ द लेंस। सो रिमेंबर, पावर ऑफ द लेंस का जो फॉर्मूला है P इक्वल टू 1/f होता है, पर उसका मतलब क्या है, पावर इक्वल टू 1/f, मतलब 1 अपॉन फोकल लेंथ। ठीक है, तो देखो सीधी बात है, अगर ये लेंस मानो लाइट गया, ये बेंड कर रहा है, मतलब एक तरह से क्या हो गया, कितना ज्यादा बेंड कर रहा है या कितना ज्यादा डाइवर्स कर रहा है, दो चीजें, या तो अगर ऐसा वाला लेंस है, ठीक है, तो लाइट को कितना डाइवर्स करना है। ठीक है, अब देखो यहां से समझोगे, देखो पावर कैसे चेंज होगा, मान लो ये x, ये y, ये z, मान लो लाइट क्या करता है, एक लाइट यहां बेंड हो रहा है, दूसरा अगर लेंस है, एक के केस में यहां पे बेंड हो रहा है, एक दूसरा अगर लेंस होगा बाई चांस तो वो यहां पे बेंड हो जाएगा, और एक तीसरा है वो यहीं पे बेंड कर रहा है, तो आपको पता चल रहा है ये यहीं पे बेंड होगा, जितना ज्यादा बेंड होगा उतना ज्यादा पावर, तो जितना ज्यादा बेंड होगा उतना कम उसका क्या हो जाता है, फोकल लेंथ। इसीलिए फॉर्मूला में क्या है, इनवर्स में फोकल लेंथ, जितना कम फोकल लेंथ, मतलब देख रहे हो यहाँ पे क्या होता है, इसका ओरिजिन होता है ना ऑप्टिकल एक्सिस का O, तो OX इज लेस देन OY इज लेस देन OZ। ओके, तो जितना ज्यादा पावर उतना कम फोकल लेंथ, या जितना कम पावर उतना ज्यादा फोकल लेंथ, जितना ज्यादा फोकल लेंथ रहेगा उतना कम पावर होगा, इसलिए फोकल लेंथ के इनवर्स में। ओके, ऐसा समझ में आ रहा है, यही। अगर इसी केस में ले लो
यहाँ पे इतना डाइवर्ज कर रहा है, कोई ऐसा करेगा कि धीरे 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 डाइवर्ज होगा। तो जितना ज्यादा जितने कम एरिया में डाइवर्ज हो जाए उतना ज्यादा पावर कन्वर्जिंग सॉरी डाइवर्जिंग पावर डाइवर्जिंग लेंस का, और जितना कम डिस्टेंस में बेंड हो जाए उतना ज्यादा पावर कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस का। तो ये था पावर ऑफ अ लेंस। इसका जो फॉर्मूला ये है, और जो इसका यूनिट होता है उसको बोलते हैं डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर यूनिट है किसका? पावर का, लेंस का। मतलब कोई भी आपका जो लेंस होता है उसका पावर होता है। जैसे 5 डायोप्टर, 4 डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर की स्पेलिंग होती है DIOP डायोप्टर। ओके, ठीक है। तो नॉर्मली इसको D से भी डिनोट करते हैं, और इसका जो यूनिट है, यूनिट होता है मीटर। ऐसा यूनिट क्या है? लेंथ ही है, फोकल लेंथ का इनवर्स में मतलब मीटर इनवर्स। ओके, क्लियर? तो ये है आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो गया, एंड हेंस द चैप्टर इज कंप्लीटेड। और एक और पॉइंट बोलूंगा, अगर बाई चांस आप 2 या 2 से ज्यादा लेंसेस को आप चिपका के रखते हैं, एक लेंस है, फिर एक ये 1 हो गया, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, एंड सो ऑन। इसका पावर हो गया बाई चांस P1, इसका पावर P2, इसका P3, इसका P4 डॉट 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 Pn। तो जो टोटल पावर होगा पूरा इस कॉम्बिनेशन को अगर आप जोड़ देते हो तो P इक्वल टू समेशन ऑफ P I इक्वल टू 1 to n Pn, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस डॉट डॉट डॉट। समेशन मतलब ये नॉर्मल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो जाता। तो ये जो आपका तरीका है, अगर कोई आपके पास सिस्टम है जिसमें बहुत सारे लेंसेज है तो उसका टोटल पावर क्या होगा, बस आपको पावर जोड़ देना है। किसी में बीच में कॉनकेव लेंस है तो माइनस भी हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस प्लस करके आपको जोड़ के ओवरऑल निकाल देना। तो ये आपका टोटल, एंड हेंस योर हियर योर चैप्टर एंड्स। ओके।